नमस्कार दोस्तों, मैं विकास अपने विकास जीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली पिछली कक्षा में हम लोगों ने भारतीय प्राचीन भारत इतिहास के अंतर्गत उसमें पहली अध्याय में हम लोगों ने देखा सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके अंतर्गत हड़प्पा स्थान की खोज तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग इससे आगे बढ़ते हुए देखते हैं। उससे आगे है मोहनजोदड़ो। दूसरी स्थान की बात करें तो मोहनजोदड़ो के सिंधी भाषा में क्या अर्थ होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है सिंधी भाषा में मृतकों की टिला। मृतकों का टिला सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। स्थिति की बात करें तो मोहनजोदड़ो कहाँ था? वह था लारकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में। और किस नदी के किनारे? तो वह है सिंधु नदी के किनारे। सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की? तो वह की थी राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में। तो सिंधु मोहनजोदड़ो के अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या देखा? तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है सिंधी भाषा में मृतकों का टिला। इसकी स्थिति की बात करें तो लारकाना जिला, जो कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में, और सिंधु नदी के दाएं तट पर अर्थात सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो अवस्थित था। और सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की? तो राखल दास बनर्जी ने। कब? तो 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो की और शासन व्यवस्था की बात करें तो जनतंत्रात्मक थी, अर्थात राजतंत्रात्मक नहीं, जैसे लोकतंत्र जिसे कहते हैं, वही लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था मोहनजोदड़ो में था। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? तो पहला याद रखिएगा, बृहत स्नानागार, सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल, तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण, जिसका तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है बृहत स्नानागार को। किसने? तो जॉन मार्शल ने। मोहनजोदड़ो से जो बृहत स्नानागार मिला है उसे जॉन मार्शल ने क्या कहा है? तो तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण। दूसरी अगर बात करें तो अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरे मिले हैं कहाँ से? तो वो भी मोहनजोदड़ो से। यहाँ से विशाल अन्नागार भी मिले हैं। तांबे तथा टीन को मिलाकर कांसे निर्माण की पद्धति, कांसे भी निर्माण की जाती थी मोहनजोदड़ो में। किस किस को मिला करके? तो तांबे और टीन का जो निर्माण होता है कांसा, तो उस कांसा का निर्माण भी मोहनजोदड़ो में किया जाता था। पांचवा बात करें तो कांसे की नर्तकी की एक मूर्ति मिली है। और छठा बात करें तो पुजारी अर्थात योगी की मूर्ति भी मिली है। और मुद्रा पर अंकित पशुपति अर्थात शिव की मूर्ति मिली है। तो मोहनजोदड़ो के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहली बात, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में क्या अर्थ होता है? तो वह होता है मृतकों का टिला। दूसरा हम लोगों ने देखा ये कहाँ था? तो वह था लारकाना जिला, जो कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में। अगर ये पूछा जाए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, तो याद रखिएगा सिंधु नदी के किनारे, वो भी सिंधु नदी के दाएं तट पर। अगर बात करें मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? तो राखल दास बनर्जी ने 1922 में। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था क्या थी? तो वह थी जनतंत्रात्मक। यहाँ से क्या क्या मिले? तो पहली बात मिला है बृहत स्नानागार, जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्थल देखा जाए मोहनजोदड़ो में कौन सा है? तो वह है बृहत स्नानागार। इसे जॉन मार्शल के द्वारा क्या कहा गया है? तो तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण। दूसरा मिला है अभिलेख युक्त मोहरे। तीसरा बात करें तो विशाल अन्नागार भी मिले हैं। और तांबे और टीन को मिलाकर वहाँ कांसे का निर्माण किया जाता था। और वहाँ पर से मोहनजोदड़ो से पांचवा वस्तु देखे क्या मिला? तो कांसे की निर्मित मूर्ति और योगी की, पुजारी अर्थात योगी की मूर्ति मिले। और मुद्रा पर शिव की मूर्ति का अंकन भी देखा गया है। कहाँ पर? तो वह देखा गया मोहनजोदड़ो में। अगला जगह देखे तो वह है चनहुद्रो, जिसकी खोज सबसे पहले किया एन गोपाल मजूमदार ने। कब? तो 1934 ईस्वी में। कब किया? तो वह किया 1934 ईस्वी में। स्थिति की बात करें चनहुद्रो कहाँ है? तो वह है पूर्व सिंध प्रांत पाकिस्तान में। यहाँ से मिला क्या क्या? तो याद रखिएगा एकमात्र स्थल जहाँ से वक्राकार ईंट, यानी मात्र एक ही स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंट, वह स्थल क्या है? तो वह है चनहुद्रो। तो चनहुद्रो एकमात्र स्थल है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जहाँ से वक्राकार ईंट मिला। दूसरा मिला मनके बनाने के कारखाने तथा भट्ठी, अर्थात कारखाने का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो वह भी मिलता है चनहुद्रो से। तीसरा मिला वहाँ पर अलंकृत हाथी। और चौथा मिला खिलौना। और पांचवा मिला भार और माप। भार माप के लिए जो बटखरे का यूज किया जाता है, तो उस बटखरे का साक्ष्य भी कहाँ मिला? तो वह मिला चनहुद्रो में। छठा मिला पूर्व हड़प्पा काल की जो संस्कृति थी, झूमर झाकर के अवशेष भी, झूमर झाकर अवशेष जो पूर्व हड़प्पा कालीन जो संस्कृति थी झूमर झाकर, उसका भी अवशेष मिला। कहाँ से? तो वह मिला चनहुद्रो से। तो चनहुद्रो से क्या क्या सबसे पहले देखो चनहुद्रो का खोज किसने किया? तो 1934 में एन गोपाल मजूमदार ने। यह कहाँ पर था? तो दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत पाकिस्तान में।
इसके यहाँ से क्या क्या मिला, तो एकमात्र स्थल यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र एक स्थल चनहोदरो ही था जहाँ से क्या मिला, तो वक्राकार ईंट। अगला क्या वहाँ मिला, तो मनके बनाने के कारखाने। अगर प्रश्न ये भी आ जाए जो कारखाने का साक्ष्य कहाँ मिला, तो उसका आंसर होगा चनहोदरो में। आगे देखें तो अलंकृत हाथी मिले हैं, खिलौना मिला है, भार माप के बटखरे मिले हैं और पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। चौथा स्थल देखें तो वह है लोथल। इसकी खोज किसने किया, तो लोथल का खोज किया SR राव ने 1955 में। अगर बात करें लोथल है कहाँ, लोथल था कहाँ, तो वह था अहमदाबाद जिला गुजरात में भोगवा नदी के तट पर। तो लोथल कहाँ था, तो वह था भोगवा नदी के तट पर अहमदाबाद जिला जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। तो लोथल का खोज करता तो SR राव कब खोजे थे, तो 1955 में। इसकी विशेषताएं की बात करें, लोथल की विशेषता, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो यहाँ पर प्रमुख बंदरगाह देखे गए हैं जहाँ से पश्चिम एशिया से व्यापार किया जाता था। तो लोथल में क्या देखा था, क्या महत्वपूर्ण विशेषता है, तो उस महत्वपूर्ण विशेषता की बात कही गई है। एक प्रमुख बंदरगाह है कहाँ, तो लोथल में। लोथल था किस नदी के तट पर, तो वो था भोगवा नदी के तट पर। और यहाँ एक प्रमुख बंदरगाह था जहाँ से पश्चिम एशिया से व्यापार के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से क्या क्या मिली है लोथल से, तो याद रखिएगा फारस की मुद्रा जो कि सील मिली है। दूसरा मिला पक्के रंगे हुए पात्र, पक्के रंगे हुए पात्र, यानी पात्र जो था अर्थात बर्तन वो रंग से रंगा हुआ था, पक्के रंग से रंगा गया था पात्र को। तीसरा साक्ष्य मिला धान और बाजरा के साक्ष्य मिले। चौथा मिला फारस की मुहर और पांचवा मिला तीन युगल समाधियाँ। तो क्या क्या मिला लोथल में, तो सबसे पहले लोथल की बात करें तो इसकी खोज किसने किया, SR राव 1955 में। स्थिति की बात करें तो अहमदाबाद जिला गुजरात में भोगवा नदी के तट पर। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो यहाँ से यानी कि लोथल से पश्चिम एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह। और प्राप्त साक्ष्य की बात करें यहाँ से क्या क्या मिला, तो फारस की मुद्रा मिली, पक्के रंग में रंगे हुए पात्र मिले, धान और बाजरा के अवशेष मिले हैं और फारस की मुहर भी मिली है लोथल से और 3 युगल समाधियाँ भी। अगला स्थल की बात करें तो वह है कालीबंगा, जिसकी खोज किया था अमलानंद घोष ने 1951 ईस्वी में। तो कालीबंगा किसने खोज किया, तो अमलानंद घोष के द्वारा 1951 ईस्वी में। स्थिति की बात करें तो कालीबंगा है कहाँ, तो हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में। कालीबंगा की स्थिति कहाँ है, यानी था कहाँ, तो वह था हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। कालीबंगा से क्या क्या मिला, तो जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिले। पहला बात जुता हुआ खेत। दूसरा वहाँ क्या मिला है, तो भूकंप का साक्ष्य भी मिला है कालीबंगा से। तीसरा मिला जो कि सबों का अंत्येष्टि 3 हेतु यानी 3 प्रकार से सबका दाह संस्कार किया जाता था। पहला मिला पूर्ण समाधिकरण, दूसरा मिला आंशिक समाधिकरण और तीसरा मिला दाह संस्कार के प्रमाण भी मिले हैं। कहाँ से, तो वह मिला है कालीबंगा से। आगे बात करें तो कालीबंगा से आगे बात करें, इसी में कालीबंगा के अंतर्निहित क्या क्या साक्ष्य मिला, तो आगे मिला ईंट 3 प्रकार के ईंटे के साक्ष्य मिला है। कहाँ से, तो कालीबंगा से। तो कौन कौन से ईंट मिला, तो कच्चा ईंट मिला। पहला मिला था कच्चा ईंट जो कि भवन निर्माण में प्रयुक्त होता था कच्चा ईंट। दूसरी मिला पक्की ईंट जिसका निर्माण केवल नाली और कुओं के एवं स्नानागार में, यानी कुएं में, नाली में और स्नानागार में किस ईंटों का प्रयोग किया है, तो पक्की ईंटों का। और तीसरा मिला अलंकृत ईंट। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा कालीबंगा में, तो सबसे पहले देखे कालीबंगा का खोज किसने किया, तो अमलानंद घोष के द्वारा किया गया 1951 में। स्थिति को हम लोगों ने कहाँ देखा, तो हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। वहाँ से मिला क्या क्या चीज़, तो जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला, भूकंप का साक्ष्य मिला, सबों का अंत्येष्टि हो तो 3 विधियां देखे, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार के प्रमाण मिले। अगला देखे ईंट 3 प्रकार के मिले, कच्ची ईंट, पक्की ईंट, अलंकृत ईंट। कच्ची ईंट मिला भवन निर्माण में प्रयुक्त होता था, पक्की ईंट केवल नाली, कुआं और स्नानागार में प्रयोग होता था और अलंकृत ईंट का भी साक्ष्य मिला है। अगला स्तर देखें तो वह है धौलावीरा, जिसकी खोज किसने किया, तो जिसकी खोज किया था JP जोशी ने। कब, तो 1967 में। धौलावीरा का खोज किसने किया, तो JP जोशी ने। कब, तो 1967 में। इसकी स्थिति की बात करें तो वह है कच्छ का रण गुजरात में। और यहाँ अगर विशेषताएं की बात करें तो यह पहला विशेषता देखा है तो आयताकार नगर है धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा क्या है, तो यह इसकी विशेषता के अंदर सबसे पहली बात यह एक आयताकार नगर था। और दूसरा बात करें तो नगर 3 भागों में विभक्त था, किला में, मध्य नगर में और निचला नगर में। तो प्रश्न ये भी आ जा सकता है तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कौन से स्थल थे, कौन सा जगह था जो
आयताकार नगर के रूप में स्थापित था। तो उसका सही उत्तर होगा धौलावीरा। तो धौलावीरा की विशेषता की बात करें, सबसे पहली विशेषता तो आयताकार नगर था। तीसरा नगर, दूसरी अगर बात करें तो नगर 3 भागों में विभक्त था। सबसे पहला था किला, दूसरा था मध्य भाग, मध्य नगर या मध्य भाग, और तीसरा था निचला नगर। यहाँ से क्या क्या मिले हैं तो धौलावीरा से मिला है, धौलावीरा से पहला साक्ष्य मिला है जो कि विशाल जला से। धौलावीरा से क्या क्या मिला है तो विशाल जला से, दूसरा मिला है उन्नत जल प्रबंधन, और तीसरा मिला है हड़प्पा लिपि के सबसे बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। तो धौलावीरा से क्या क्या मिला है तो पहला मिला है विशाल जला से, दूसरा मिला है उन्नत जल प्रबंधन, और तीसरा मिला है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। एक हड़प्पा लिपि के क्या मिला है तो एक बड़े आकार के जिसमें कि 10 चिन्ह शामिल है, वैसा एक शिलालेख मिला है। तो धौलावीरा की खोज किसने की तो जेपी जोशी ने। कब की तो 1967 में। स्थिति कहाँ थी यानी धौलावीरा था कहाँ तो कच्छ कारण गुजरात में। इसकी विशेषता की बात करें धौलावीरा की, तो पहला विशेषता आयतानगर, दूसरा विशेषता नगर 3 भागों में विभक्त था, पहला किला, दूसरा मध्य नगर और तीसरा निचला नगर। अगर बात करें धौलावीरा से क्या क्या मिला है तो धौलावीरा से पहला मिला विशाल स्नानागार, दूसरा मिला वहाँ पर देखा गया उन्नत जल प्रबंधन, और तीसरा हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। अगला देखें तो राखी गढ़ी। राखी गढ़ी है कहाँ, राखी गढ़ी की स्थिति की बात करें तो राखी गढ़ी हिसार हरियाणा में। राखी गढ़ी कहाँ तो वह हिसार हरियाणा से प्राप्त हुआ है। अगर यहाँ से बात करें क्या क्या मिला राखी गढ़ी से तो पहला मिला अन्नागार, दूसरा मिला रक्षा प्राचीर, और तीसरा इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बात देखें राखी गढ़ी के अंतर्गत तो मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने, किसने तो ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है जिसके नष्ट हो जाने का खतरा है। तो मई 2012 में किसे तो राखी गढ़ी को मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने एशिया के 10 ऐसे स्थलों में, 10 ऐसे विरासत स्थलों में की सूची में शामिल किया है जिसको क्या है तो नष्ट हो जाने की खतरा है। तो राखी गढ़ी है का, राखी गढ़ी की स्थिति की बात हम लोगों ने कहाँ देखा तो वह हिसार हरियाणा में। यहाँ से क्या क्या मिला तो पहला मिला नगार, दूसरा मिला रक्षा प्राचीर, और कब तो मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड के द्वारा एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में राखी गढ़ी को शामिल किया जिनके नष्ट हो जाने का खतरा है। अगला देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत 8वां स्थान तो वह है बनावली। बनावली की खोज किसने किया तो वह किए थे आर.एस. बिष्ट ने। कब तो 1973 में। आर.एस. बिष्ट के द्वारा कब खोज किया गया बनावली का तो 1973 में। स्थिति कहाँ तो फतेहाबाद जिला हरियाणा में। कहाँ फतेहाबाद जिला हरियाणा में। प्राप्त साक्ष्य की बात करें तो हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले तो वह मिले हैं कहाँ पर तो वह मिला बनावली में। बनावली से क्या क्या मिला है तो पहला देखें हड़प्पा पूर्व हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृति के अवशेष, दूसरा अधिक मात्रा में जौ, चौथा जल निकास प्रणाली का अभाव। तो जल निकास प्रणाली का अभाव कहाँ से देखा गया तो वह देखा गया है बनावली में। तो बनावली के अंतर्गत सबसे पहला बात हम लोगों को क्या देखा तो बनावली की खोज किसने किया तो आर.एस. बिष्ट ने। कब तो 1973 में। बनावली था कहाँ तो फतेहाबाद जिला हरियाणा। इससे क्या क्या मिला तो हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं, अर्थात हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिला तो वह मिला है बनावली से। मिट्टी का बना हल भी मिला है बनावली से, और सबसे अधिक मात्रा में जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो वह मिला बनावली से। और जल निकास प्रणाली का पूछा जाए अभाव कहाँ था, क्या प्रश्न ये भी हो सकता है क्या बनावली में जल निकास प्रणाली का अभाव था, तो इसका प्रश्न का उत्तर होगा सही हाँ, क्योंकि बनावली में जल निकास प्रणाली का अभाव था। अब हम लोगों ने देखा यहाँ तक एक बात देखिए तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था कल तो सिंधु घाटी सभ्यता किसे कहते हैं, इसका नाम क्यों पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी, नगर नियोजन की विशेषता क्या थी। उसके आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने उसकी खोज, उसके बाद हड़प्पा तक पढ़े तक कल, हड़प्पा की खोज, हड़प्पा से क्या क्या साक्ष्य मिला। उसके बाद जो भी महत्वपूर्ण स्थल यहाँ से खोजे गए हैं चन्हुद्रो, लोथल, राखी गढ़ी, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, इन सभी स्थलों को हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया। अब देखते हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सामाजिक जीवन कैसा था। सामाजिक जीवन का अवशेषों को हम देखें, सामाजिक जीवन के संदर्भ में देखें तो सिंधु घाटी से जो प्राप्त अवशेष हुए हैं उनके आधार पर उनके
जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं विभिन्न स्थलों से, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, लोथल हो, चनहुदरो हो, राखीगढ़ी, कालीबंगा, बनावली या धौलावीरा, इन सभी स्थलों से जो अवशेष की प्राप्ति हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं इन सभी स्थलों से, उस आधार पर हम लोग सामाजिक जीवन का अनुमान लगा सकते हैं। तो पहला हम देखें कैसा उसका समाज था, तो पहली बात याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज वह था कैसा, तो वह था मात्र सत्तात्मक समाज। दूसरा बात करें तो समाज में विद्वान लोग भी थे, विद्वान थे, योद्धा वर्ग भी थे, पुरोहित वर्ग भी थे, श्रमिक वर्ग भी थे, और उस यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या थे, तो पहला हम लोगों ने क्या देखा, मातृसत्तात्मक समाज था। दूसरा, समाज में विद्वान लोग भी थे, योद्धा वर्ग भी थे, पुरोहित भी थे, व्यापारिक भी थे, और श्रमिक वर्ग भी मौजूद थे। तीसरा देखें तो स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण के क्या करते थे, धारण करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो भी थे वो वहाँ स्त्री और पुरुष दोनों क्या करते थे, आभूषण को धारण करते थे, और शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग सिंधु घाटी सभ्यता में थे। आगे देखें, मनोरंजन के लिए वहाँ पे लोग मनोरंजन भी कार्य करते थे, मनोरंजन के लिए चौपर और पासा खेलते थे। छठा देखें तो पूर्ण आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार भी प्रचलित था। यानी 3 प्रकार के वहाँ पर क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा था, पहले भी देख लिए हैं, जो कि 3 प्रकार की अंत्येष्टि का स्वरूप मिला है। पहला तो पूर्ण, दूसरा आंशिक, और तीसरा दाह संस्कार भी प्रचलित था। उसके आगे देखें तो गणित, धातु निर्माण, मापतौल और ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान इत्यादि के जानकारी रखते थे। अर्थात सिंधु घाटी के जो सभ्यता के लोग थे उन्होंने गणित का भी उन्हें ज्ञान था, धातु निर्माण का भी ज्ञान था, जैसे कि उदाहरण के रूप में कांसे का मूर्ति हम लोग को मिला है, कांसे की जो नर्तकी का रूप, तो धातु का भी निर्माण था। आगे देखें तो माप तौल प्रणाली, जैसे कि पहले हम लोगों ने देखा है, जो कि माप के लिए बटखरे का साक्ष्य मिला, तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा, माप तौल प्रणाली से भी ग्रह नक्षत्र के भी उन्हें ज्ञान था, मौसम का विज्ञान का भी ज्ञान था। इस प्रकार से कई प्रकार के उन्हें ज्ञान था। अगर हम लोग गणित के अंतर्गत देखें तो दशमलव पद्धति का भी इन्हें ज्ञान था। तो सातवां हम लोगों ने क्या क्या देखा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को गणित का ज्ञान था, धातु निर्माण का, माप तौल प्रणाली का, ग्रह नक्षत्र का, मौसम विज्ञान इत्यादि की जानकारी रखते थे। कौन, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। आठवां देखें तो लोग युद्ध प्रिय कम थे, शांति प्रिय अधिक थे। अर्थात युद्ध से उन लोगों को उतना लगाव नहीं था, अर्थात वो शांति प्रिय लोग थे। आगे देखें तो श्रमिकों की स्थिति का आकलन कर व्हीलर ने दास प्रथा को स्वीकार किया। इतिहासकार व्हीलर ने बताया, जो कि श्रमिक की जो स्थिति थी सिंधु घाटी सभ्यता में, तो श्रमिक की स्थिति को देख करके व्हीलर ने कहा जो कि दास प्रथा मौजूद था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा, सामाजिक जीवन में, तो सामाजिक जीवन का अनुमान हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उस अवशेष के माध्यम से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था। तो पहला हम लोगों ने क्या देखा, तो मात्र सत्तात्मक समाज था। दूसरा, समाज में विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक लोग मौजूद थे। तीसरा हम लोगों ने देखा आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों धारण करते थे। चौथा देखा हम लोगों ने शाकाहारी और मांसाहारी लोग थे। मनोरंजन के लिए चौपर और पासा भी खेलते थे। वहाँ पर दाह संस्कार की थी। पूर्ण आंशिक समाधिकरण के अंतर्गत देखा जाए तो वहाँ पर पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार का भी प्रचलित था। और आगे देखें तो गणित, धातु निर्माण, माप तौल प्रणाली, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान इत्यादि की भी जानकारी रखते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय लोग थे, अर्थात युद्ध प्रिय नहीं थे। और नौवां देखें तो व्हीलर ने बताया है, व्हीलर साहब ने बताया है, जो श्रमिकों का स्थिति का पता आकलन करके यह पता लगाया जा सकता है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दास प्रथा को स्वीकार किया। आइए एक बार पूरे रिवीजन करते हैं। आज हम लोगों ने कहाँ तक क्या क्या पढ़ा है। तो पहला हम लोगों ने क्या देखा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है सिंधी भाषा में, तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो था कहाँ, तो लड़काना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो कहाँ मिला, तो सिंधु नदी के तट पर। इसकी खोज किसने किया, तो राखल दास बनर्जी ने। कब, तो 1922 में।
मोहनजोदड़ो में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? तो जनतंत्रात्मक। वहाँ से क्या क्या मिला? तो बृहत स्नानागार सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल की बात करें मोहनजोदड़ो के अंतर्गत तो वह था बृहत स्नानागार। किसने कहा जो कि यह एक बृहत स्नानागार आश्चर्यजनक स्थल है? तो वह कहा था जॉन मार्शल ने। आगे क्या मिले? तो सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे मिले मोहनजोदड़ो से, विशाल अन्नागार मिला, तांबे और टिन को मिलाकर कांस्य निर्माण की भी साक्ष्य मिले हैं, कांस्य की नर्तकी मिली, पुजारी की मूर्ति मिली और मुद्रा पर अंकित शिव की मूर्ति मिली। कहाँ पर? तो वह मिला मोहनजोदड़ो में। अगला स्थल हम लोगों ने क्या देखा था? चनहुद्रो। चनहुद्रो की खोज किसने किया? तो 1934 में एन गोपाल मजुमदार ने। कहाँ पर स्थित था? तो दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत पाकिस्तान में। इससे क्या क्या मिला? तो एकमात्र स्थल जहाँ वक्राकार ईंट मिला, मनका बनाने के कारखाने मिले, अलंकृत हाथी मिला, खिलौना मिला, भार माप के बटखरे मिले, पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के भी अवशेष मिले। चौथा हम लोगों ने देखा लोथल। लोथल की खोज किसने किया? था एस.आर. राव 1955 में। स्थिति की बात अहमदाबाद जिला गुजरात में। किस नदी के तट पर लोथल था? तो वह था भोगवा नदी के तट पर। लोथल से क्या मिला? तो एक प्रमुख बंदरगाह मिला जहां से पश्चिम एशिया से व्यापार करते थे, ऐसा वहां पर साक्ष्य मिलता है। कहाँ से? तो लोथल से। क्या क्या मिला लोथल से? तो फारस की मुद्रा सील मिली, पक्के रंग में रंगे हुए पात्र मिले, धान और बाजरा के अवशेष मिले, फारस की मुहर भी मिली, 3 युगल समाधियाँ भी मिली। कहाँ से? तो वह मिला लोथल से। बात करें कालीबंगा की तो अमलानंद घोष के द्वारा 1951 में कालीबंगा की खोज की गई। स्थिति की बात करें तो हनुमानगढ़ जिला में अवशेष, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में कालीबंगा को खोजा गया। और कालीबंगा से क्या क्या मिला? तो याद रखिएगा जुता हुआ खेत, भूकंप का साक्ष्य, शवों का अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियाँ, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। कहाँ मिले? तो वह मिले कालीबंगा में। कालीबंगा से 3 प्रकार की ईंट मिली, कच्ची ईंट, पक्की ईंट और अलंकृत ईंट। बात करें धौलावीरा की तो धौलावीरा को जेपी जोशी ने 1967 में खोजा। धौलावीरा है कहाँ? धौलावीरा की स्थिति कहाँ थी? तो वह थी कच्छ का रण, गुजरात। इसकी विशेषता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र ऐसा नगर जो कि आयताकार था वह था धौलावीरा। और दूसरी विशेषता तो नगर 3 भागों में विभक्त था, किला, मध्यनगर और नगर साक्ष्य। आगे देखें यहाँ से साक्ष्य क्या मिला? तो विशाल जलाशय, उन्नत जल प्रबंधन, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। अगली स्थल की बात करें तो राखी गठी जो कि हरियाणा के हिसार में स्थित था। यहाँ से अन्नागार के साक्ष्य मिले और रक्षा प्राचीर। और राखी गढ़ी को ही कब? तो मई 2012 में राखी गढ़ी को ही ग्लोबल हेरिटेज फंड ने एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया जिसे नष्ट हो जाने की खतरा है। 8वां स्थल हम लोगों ने देखा बनावली, जिसके कि एस.आर. बिष्ट के द्वारा 1973 में खोजा गया। स्थिति की बात करें तो फतेहाबाद जिला हरियाणा में। यहाँ से क्या क्या मिला? तो हड़प्पा कालीन और हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृति के अवशेष, मिट्टी का बना बैल, अधिक मात्रा में जौ और जल निकास प्रणाली का अभाव। कहाँ से देखा गया? तो वह देखा गया बनावली से। सामाजिक जीवन के अंतर्गत देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक जीवन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्राप्त अवशेष मिले हैं उन अवशेषों के आधार पर यहाँ के सामाजिक जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है। पहला क्या देखे थे? तो मात्र सत्तात्मक समाज। दूसरा, समाज में विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक वर्ग मजदूर थे। तीसरा, हम लोगों ने यह अनुमान लगाया जो कि स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। चौथा, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। 5वां हम लोग देखा जो कि चौपर और पासा का भी खेलते, चौपर और पासा खेलते थे मनोरंजन के लिए। और 3 प्रकार की समाधिकरण था, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। 7वां हम लोगों ने देखा गणित, धातु निर्माण, मापतोल प्रणाली, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान इत्यादि की जानकारी रखते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। 8वां हम लोगों ने देखा जो कि लोग युद्ध प्रिय कम, शांति प्रिय अधिक थे। और श्रमिकों के स्थिति का आकलन करके व्हीलर ने बताया जो कि दास प्रथा को स्वीकार किया गया था। कहाँ? तो सिंधु घाटी सभ्यता में। और एक अन्य बातें के अंतर्गत हम लोग ये बता दें जो कि सामाजिक जीवन के ही अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिपस्टिक के भी साक्ष्य मिले, अर्थात लिपस्टिक का उपयोग करते होंगे। वह कहाँ से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले? तो वह मिला था चनहुद्रो से। इस प्रकार आज की वर्ग की समाप्ति यहीं पर होती है। साथ ही एक विशेष जरूरी सूचना, अगर आपने हमारे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी प्रकार मैं यहाँ पर जाने की इजाज़त लेता हूँ। मैं विकास, जय हिंद।